हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल सुपर जंप पॉइंट में। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम अति लघुत्तरी टाइप प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे अपवर्तन तथा परावर्तन क्या होता है, चालक अचालक तथा अर्धचालक क्या होता है, एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है, किरचॉफ का नियम, कूलाम का नियम, स्नेल का नियम। बहुत सारे अति लघुत्तरी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनसे आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। और डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग थोड़ा सा टाइम निकालकर इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। आज की वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन आप लोग इस वीडियो को पूरा इन तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, पहले मैंने अप्लाइड फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के 3 वीडियो को अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद जाकर जरूर देख लीजिएगा। लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो सके। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, बिना देरी को हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमारा जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है वो है हमारा चालक किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है वो हमारा चालक किसे कहते हैं। तो चालक वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है चालक या सुचालक पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि जिनमें से धारा का प्रवाह हमारा आसानी से सुगमतापूर्वक हो जाता है उसे हम लोग चालक पदार्थ बोलते हैं। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। और इसके एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे हमारा चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, ये सब हो गया है। इनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, तो ये हमारा चालक पदार्थ हो गए। चलिए अब हम जान लेते हैं कि अचालक किसे कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ बताया जा रहा है कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है अचालक पदार्थ कहलाते हैं, तथा इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन न के बराबर होते हैं। उदाहरण रबड़, प्लास्टिक, कांच आदि। डियर फ्रेंड्स, यहाँ बताया जा रहा है कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती हैं वे पदार्थ हमारा अचालक पदार्थ कहलाते हैं। इसके उदाहरण दिया गया है यहाँ पर, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब हमारे अचालक पदार्थ कहलाते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं कि अर्धचालक किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग दिया गया है वो है हमारा अर्धचालक। तो चलिए अब हम इसके बारे में जान लेते हैं कि अर्धचालक किसे कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, वे पदार्थ जिनमें समान परिस्थितियों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, परंतु तापमान बढ़ाने या अशुद्धि मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है और इनमें से धारा प्रवाहित होने लगती है, ऐसे पदार्थ अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स सिलिकॉन और जर्मेनियम। यानी कि डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट में बता दूं कि वे पदार्थ जो चालक और अचालक दोनों की भांति व्यवहार करते हैं वो हमारा अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, ये सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये हमारा चालक के भी गुण प्रदर्शित करते हैं और अर्धचालक के भी गुण प्रदर्शित करते हैं। वे पदार्थ जो चालक और अर्धचालक दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। तो ये हो गया हमारा अर्धचालक। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्यतिकरण तथा विवर्तन। यानी कि व्यतिकरण किसे कहते हैं और विवर्तन किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्यतिकरण किसे कहते हैं। जब लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप बनी परिणामी तरंग का आयाम मूल तरंगों के आयाम से भिन्न होता है। तो कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम अथवा शून्य होती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इसमें कुल मिलाकर यह फिर समझना होता है। अगर आप लोग एक बार इसे पढ़ लेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमारा बताया जा रहा है कि व्यतिकरण होता है वो हमारा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? हमारा पहला संपोषी व्यतिकरण होता है और दूसरा हमारा विनाशी व्यतिकरण होता है। ठीक है, विवर्तन क्या होता है, चलिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जब तरंगें किसी संकीर्ण छिद्र में से होकर गुजरती हैं अथवा उनके मार्ग में कोई अवरोध आ जाता है, वे छिद्र अथवा अवरोध के किनारे पर आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं। संकीर्ण छिद्रों अथवा अवरोध के किनारे पर तरंगों का मुड़ जाने की घटना को ही तरंगों का विवर्तन कहते हैं। विवर्तन तरंग गति का एक अवलाक्षणिक गुण है। तो डियर फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा व्यतिकरण और विवर्तन के बारे में। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो है हमारा परावर्तन तथा अपवर्तन किसे कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मैंने दिया हुआ है ये सभी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटा है जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में नहीं पूछा गया है। तो ऐसे में आप लोग डियर फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा तक जरूर देखिएगा। अब वीडियो को अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो फटाफट जल्दी से इस वाले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी नहीं किया है तो फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी जुड़ जाएँ। ठीक है, तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए हमारा कोई चिकना तल हो गया, जब हमारा प्रकाश की किरणें इस चिकने तल पर पड़ती हैं तो हमारा उसी माध्यम में हमारा प्रकाश परावर्तित होकर पुनः चला जाता है। ठीक है, जैसे हमारा प्रकाश की किरणें इसी पड़ रही हैं तो हमारा इसी माध्यम में पुनः वापस हो जाता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रकाश का परावर्तन। चलिए अब हम अपवर्तन के बारे में जान लेते हैं।
यहाँ बताया जा रहा है कि अपवर्तन, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ बताया जा रहा है जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं। यहाँ पर अतिलघुत्तरीय टाइप क्वेश्चन दिया गया है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको एकदम विस्तार से नहीं बताता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ जैसे यहाँ पर ये एक माध्यम होता है, ठीक है। जैसे ये हो गया हमारा सघन माध्यम और ये हमारा विरल माध्यम, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें यहाँ से ऐसे चलती हैं तो हमारा अविलंब से दूर हट जाती हैं और अवलंब के पास जाती हैं, ठीक है। ये हमारा माध्यम पर डिपेंड करता है कि माध्यम किस प्रकार का है। तो डियर फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, स्नेल का नियम, यानी कि स्नेल का नियम क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा स्नेल के नियम में बताया जा रहा है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए नियत होता है। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, यानी इक्वल टू sin i अपन sin r। ये सभी आपके क्वेश्चंस अतिलघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हैं, इसलिए यहाँ पर आपको सिर्फ छोटे छोटे डेफिनेशन मैंने यहाँ पर जो शॉर्टकट में है, ठीक है, उन्हीं को बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको प्रूफ करके नहीं दिखा रहा हूँ। आपकी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए यहाँ पर मैं आपको केवल अतिलघुत्तरीय यानी कि जो इसका डिफिनेशन होता है, क्योंकि इसके डिफिनेशन से ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को इसके जो 60 डिफिनेशन रहेंगे उन्हीं के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो sin i अपन sin r ये हमारा स्नेल के नियम से हो जाता है, ठीक है। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है ट्रांजिस्टर के बारे में, ठीक है। ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो यहाँ बताया जा रहा है ट्रांजिस्टर अर्धचालक पदार्थ से मिलकर बनता है। इसे बनाने के लिए ज़्यादातर सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। इसमें 3 सिरे या टर्मिनल होते हैं जिनका इस्तेमाल दूसरे सर्किट से जोड़ने में किया जाता है। ये 3 टर्मिनल बेस, कलेक्टर और एमीटर होते हैं, ठीक है। जैसा कि डियर फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को अपनी कल वाली वीडियो में बताया था, 3 सतहें कौन कौन सी होती हैं, एमीटर, कलेक्टर और बेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है ट्रांजिस्टर हमारा जो होता है वो अर्धचालक पदार्थों से मिलकर बना होता है। इसे बनाने के लिए ज़्यादातर सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। ये जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है ये हमारा अर्धचालक पदार्थों से मिलकर बना होता है और अर्धचालक पदार्थ में हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए यही क्वेश्चन यहाँ से भी बना था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से देखिए बेस, कलेक्टर और एमीटर। तो डियर फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपके क्वेश्चन बनते रहते हैं। जैसे यहाँ देखिए मुख्य रूप से ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं। ये भी क्वेश्चन बना था कि ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रांजिस्टर जो होता है हमारा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं, एक हमारा NPN ट्रांजिस्टर होता है और दूसरा हमारा PNP ट्रांजिस्टर होता है। और NPN ट्रांजिस्टर का फुल फॉर्म क्या होता है और PNP ट्रांजिस्टर का फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने आप लोगों को कल वाली वीडियो में बताया था। अगर डियर फ्रेंड्स आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग कल वाली वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, लिंक आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि NPN ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं। यहाँ पर डिफरेंस बताया जा रहा है जो कि हमारा NPN ट्रांजिस्टर होता है, इसमें हमारा जो होता है P हमारा बीच में रहता है, ठीक है। यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि P प्रकार के पदार्थ की परत को 2 N प्रकार की परतों के बीच में लगाया जाता है। देखिए यहाँ पर हमारा N प्रकार की परत है, यहाँ पर की परत है, यहाँ पर बीच में हमारा P प्रकार की परत को लगाया जाता है। यानी कि अगर किसी ट्रांजिस्टर का P सिरा बीच में है, अब देखिए P सिरा बीच में है तो ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। ठीक डियर फ्रेंड्स, इसका जस्ट उल्टा आपका PNP ट्रांजिस्टर में होता है, यहाँ पर आपका N सिरा बीच में होता है, ठीक है। अब देखिए बताया जा रहा है कि इसमें N प्रकार के पदार्थों की परत को 2 P प्रकार की परतों के बीच में लगाया जाता है। यानी अगर किसी ट्रांजिस्टर का N सिरा बीच में हो तो हमारा PNP ट्रांजिस्टर कहलाता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ बताया जा रहा है कि PNP ट्रांजिस्टर PNP यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो N सिरा है वो हमारा बीच में है, ठीक है। और डियर फ्रेंड्स, इसमें बताया जा रहा है कि इस ट्रांजिस्टर में बेस से निकला हुआ कम मात्रा का करंट एमीटर और कलेक्टर करंट को नियंत्रित करने का काम करता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर के बारे में। चलिए हम आपको फिगर दिखा देते हैं। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा ठीक है NPN ट्रांजिस्टर का यहाँ पर चित्र दिया गया है, ये हमारा PNP ट्रांजिस्टर का। आप लोग इस चित्र को देख लीजिएगा, ये आपकी एग्जाम में भी आ सकता है कि PNP ट्रांजिस्टर का चित्र कौन सा है। वहाँ पर आपको 4 चित्र दिया रहेगा, एक आपका NPN ट्रांजिस्टर का रहेगा और एक आपका PNP ट्रांजिस्टर का रहेगा और 2 आपको और कुछ भी दे देंगे या फिर दे देंगे कि दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको जो इसका राइट है वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। आप लोगों को दोनों चित्र में देखेंगे, दोनों के दोनों चित्र आपको सेम लगेंगे। बस यहाँ पर आपको यहाँ पर एरो को आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए इसका एरो किस साइड में है और इसका एरो किस साइड में है, ठीक है। यहाँ सब देख सकते हैं, ये हमारा जो है एमीटर की तरफ प्रवाहित हो रहा है धारा NPN ट्रांजिस्टर में, और जो हमारा यहाँ पर है PNP ट्रांजिस्टर में ये हमारा बेस की साइड, ठीक है। ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ सब इसकी फुल फॉर्म को भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो बताया था अपनी कल वाली वीडियो में, यहाँ दे सकते हैं फुल फॉर्म नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। PNP का फुल फॉर्म यहाँ दिया गया है और NPN ट्रांजिस्टर का यहाँ पर। तो डियर फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा PNP और NPN ट्रांजिस्टर के बारे में। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो है हमारा संधारित्र तथा पोलराइड किसे कहते हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संधारित्र किसे कहते हैं। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स बताया जा रहा है कि
संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। दूसरे शब्दों में संधारित्र वह युक्ति है जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर डिफरेंस जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं मैंने सभी का एकदम सरल तरीके से जो डिफिनेशन होता है उसको यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर डियर फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को एक बार पढ़ भी लेते हैं तो आपको ये 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको करना कुछ नहीं है, आपको इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग एक बार इस वीडियो को लेकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा कि एग्जाम टाइम में जब आप लोग एग्जाम देने जाइएगा उससे एक दिन पहले तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इस वाले वीडियो को देख लीजिएगा। जब आप लोग इस वाले वीडियो को देख लेंगे फिर इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, जो मैं ये वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा आप लोगों को, आप लोग इस वीडियो को एक बार लेकर फिर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग वीडियो पढ़ेंगे तभी आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, बिना देखे अगर पढ़ेंगे तो आपको कम समझ में आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ बातें भी बता रहा हूँ जो आपको पीडीएफ में नहीं दिया रहे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देखकर तब पीडीएफ को पढ़ेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलिए अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि संधारित्र क्या होता है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। यहाँ बताया जा रहा है कि संधारित्र जो होता है हमारा एक ऐसा समायोजन होता है कि जिसकी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए ही उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संधारित्र वह युक्ति है जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा संधारित्र के बारे में। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि पोलराइड किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है कि यह एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है अथवा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए यह सबसे बेहतरीन पदार्थ या विधि है। ठीक है डिफरेंस, यहाँ बताया जा रहा है कि जो हमारा पोलराइड होता है यह एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका उपयोग अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। यानी कि डिफरेंस यहाँ बताया जा रहा है कि जो हमारा पोलराइड होता है उसका उपयोग अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया संधारित्र के बारे में और पोलराइड के बारे में। चलिए डिफरेंस चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ मार्क क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, फाइबर ऑप्टिक्स क्या होता है। यहाँ बताया जा रहा है फाइबर ऑप्टिक्स संचारण एक प्रणाली है जिसमें सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदुओं के रूप में भेजी जाती है। अब डिफरेंस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है इसमें जो जानकारी रहती है, सूचनाएं रहती हैं और प्रकाश के माध्यम से एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर भेजी जाती हैं। ऑप्टिकल फाइबर केवल एक बहुत ही पतली कांच या प्लास्टिक से बनी एक तार होती है जिससे हम लाइट का उपयोग करके डाटा का ट्रांसफ़र बहुत ही तेज़ी से कर सकते हैं। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। डिफरेंस कल वाली वीडियो में मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन इससे भी दिया था कि यानी जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर्स होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर यहाँ आप ध्यान देंगे, यहाँ बताया जा रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल में बिजली का इस्तेमाल नहीं होता है। यानी डिफरेंस यहाँ बताया जा रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर जो हमारा केबल होता है इसमें बिजली का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसमें प्रकाश की किरणों का इस्तेमाल होता है। जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि दुनिया में सबसे तेज प्रकाश की गति है ऑप्टिकल फाइबर केबल में, इसी गति से लगभग डाटा का ट्रांसफर होता है। पूरी दुनिया में तेज इंटरनेट चलने का कारण ऑप्टिकल फाइबर ही है। यानी डिफरेंस यहाँ बताया जा रहा है कि जो दुनिया में सबसे फास्ट नेट चलता है उसका जो कारण है वो हमारा ऑप्टिकल फाइबर ही है। ठीक है, अब मैं आपको अति लघुत्तरी टाइप क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा लिख दिया हूँ। बाकी सब आपको यहाँ पर ये जो आपका डिफिनेशन है इसी तक सीमित है। ठीक है, चलिए डिफरेंस चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम क्या है। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के 2 नियम दिए गए हैं। फर्स्ट नियम दिया गया हमारा फैराडे का प्रथम नियम, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी चालक में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर चालक में प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। यह ईएमएफ केवल तभी तक उत्पन्न रहता है जब तक चालक से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जारी रहता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रथम नियम हो गया। चलिए अब हम सेकेंड नियम की तरफ चलते हैं। यहाँ हमारा सेकेंड नियम दिया गया है, फैराडे का द्वितीय नियम, चालक में उत्पन्न ईएमएफ का मान चालक से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रथम नियम हो गया और सेकेंड नियम के बारे में हो गया। चलिए डिफरेंस चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, ओम का नियम क्या होता है। यहाँ पर डिफरेंस ओम के नियम के अनुसार बताया जा रहा है कि यदि ताप, लंबाई आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाएँ तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। V प्रोपोर्शनल I V = IR होता है। यहाँ पर हमारा V विभवांतर होता है, I हमारा करंट होता है और R हमारा प्रतिरोध होता है। तो ये हो गया हमारा ओम का नियम। चलिए डिफरेंस चलता है अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, किरचॉफ का नियम किसे कहते हैं, यानी किरचॉफ का नियम क्या होता है। चलो उसके बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर डिफरेंस किरचॉफ के 2 नियम दिए गए हैं, फर्स्ट नियम और सेकेंड नियम। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट नियम में बताया जा रहा है कि
किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संद पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। प्रथम नियम को किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं। यहाँ पर रेफरेंस बताया जा रहा है कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम होता है उसे किरचॉफ का धारा नियम भी बोला जाता है। ठीक है, रेफरेंस इससे भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि किरचॉफ के प्रथम नियम को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे दिया जैसे धारा का नियम, वोल्टता का नियम, ऐसे काफ़ी सारे और ऑप्शन दे देंगे जैसे न्यूटन का नियम। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा किरचॉफ का धारा नियम। ठीक है, तो इस तरीके से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ बताया जा रहा है कि संद की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक और संद से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक माना जाता है। यानी जो संद की ओर आती हैं धाराएं उनका मान धनात्मक होता है और जो संद से दूर जाती हैं उनका मान ऋणात्मक होता है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सेकंड नियम के बारे में, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है। किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे पास का नियम अथवा वोल्टता का नियम भी कहते हैं। यहाँ पर रेफरेंस जैसे देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपके फर्स्ट नियम से भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं और आपके सेकंड नियम से भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं। और यहाँ पर एक नहीं चार क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो पूछ लिया जाएगा किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संद पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, शून्य होता है, एक होता है, दो होता है, अनंत होता है। यहाँ पर आपको इस प्रकार का ऑप्शन दे दिया जाएगा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संद पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, किसके नियम के अनुसार, किरचॉफ का नियम, न्यूटन का नियम, मैक्सवेल का नियम, ओम का नियम। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा वहाँ पर आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग इस वाले वीडियो को देखे रहेंगे तो आप लोग वहाँ पर आसानी से बता देंगे कि किस नियम के अनुसार से होता है। तो डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आपका सेकंड नियम में भी बनेगा, जैसे सेकंड नियम को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे वहाँ दे दिएगा वोल्टा का नियम और धारा का नियम, ऐसे काफ़ी सारे नियम और दे देंगे। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा आपको वहाँ पर टिक करना रहेगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पर टिक कीजिएगा कि वोल्टता का नियम, जो किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है वो हमारा वोल्टता का नियम होता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे किरचॉफ के प्रथम नियम और द्वितीय नियम के बारे में। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसे लगी आप लोग हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस न हो सके। फ्रेंड्स, पीडीएफ लिंक आप लोगों को टेलीग्राम वाले ग्रुप में मिल जाएगी। आप लोगों ने अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे ट्रेक वाले चैनल और गेमिंग वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उससे भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं फ्रेंड्स आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।